आज हमारे साथ हैं आहिल खान। इस समय आईटी अब आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। हेलो आहिल, क्या हाल चाल? सही है सर, कैसे हो? सब सही सही सब सही। तो आज की क्लासेस ओवर हो गई हैं? हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द चैनल। और आज हमारे साथ हैं आहिल खान। आहिल खान इस समय आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने AIR-17 सिक्योर की थी लास्ट ईयर और अभी ये पढ़ाई अपनी शुरू कर चुके हैं। और आज ये हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं फॉर द लिटिल कॉन्टेस्ट अबाउट द अर्ली स्टेज प्रिपरेशन, कि भैया कैसे अर्ली स्टेज प्रिपरेशन इन्होंने की, इनके क्या क्या इनके जो पढ़ाई के दौरान के क्या क्या चैलेंजेस थे, कैसे उन्होंने अपने चैलेंजेस को हराया है और कैसे जीत के आगे बढ़े हैं। तो पहले आहिल अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, कहाँ से हो, क्या है, क्या अपनी पृष्ठभूमि है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ जरा जल्दी से। तो मैं बेसिकली हूँ बिहार से। मतलब मैंने अपनी 8 तक पढ़ाई जो है प्रॉपर बिहार से ही की है। वहाँ मैंने नवोदय विद्यालय में, मतलब JNV का स्टूडेंट हूँ। नवोदय विद्यालय कौन वाला, किस शहर वाला? पूरा बिहार का? बक्सर, बक्सर बिहार में बक्सर है। बक्सर से, ओके। यस, वहाँ से। तो मेरा जो जर्नी है ना, जो प्रिपरेशन की पूरी, मतलब जो यहाँ तक की जर्नी है, वो स्टार्ट ही होती है मेरी क्लास 6 से। मेरे क्लास 6 में क्या, मैं पहली बार हॉस्टल में गया था। तो होता क्या था, तो पहली बार हॉस्टल में गया था तो ज़्यादा काम नहीं था करने को, क्योंकि मैं किसी जानता नहीं था। मैं बता रहा हूँ आपको, हॉस्टल जाने के 10 दिन बाद की बात। तो मेरे पास कुछ किताबें थी साइंस की, मैंने वो पढ़नी चालू कर दी। और पता नहीं कैसे, मतलब कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ गया मेरे को साइंस की किताबों में। तो मैंने लगातार, एक छोटी सी बात तुमसे कहूँ, वो किताबें आई कहाँ से? सर, वो किताबें मेरी स्कूल की थी, पुरानी स्कूल की थी, जो जिसको मैंने कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि घर पे सर होता क्या है कि बहुत चीजें होती है। मैं काफी टीवी के काफी, मतलब मेरे को पसंद है, तो मैं टीवी काफी देखा करता था। तो ऐसे करते तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं किताब घर पे जब था। मैं सिर्फ एग्जाम पास के बेसिस पे कुछ दिन पहले पढ़ के, वो जैसे सब कोई करता है। बट मेरे पास मौका था हॉस्टल में, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट की, क्योंकि टाइम पास मैंने स्टार्ट की, चलो देखते हैं किताबें। मतलब वो किताबें आहिल आपके जूनियर लेवल की थी, सीनियर लेवल की थी, कि आपके क्लास की थी? नहीं, मेरे जस्ट क्लास की थी, क्योंकि मैंने वो, मतलब अगले क्लास में क्या होता है ना, कि मेरे नवोदय विद्यालय में थोड़ा लेट एडमिशन होता है। जैसे आप 6 में हो तो आपकी लेट होती है, अराउंड जून जुलाई में होती है, जबकि आपके बाकी प्राइवेट कॉलेज में तो अप्रैल में ही होती है। तो मैंने बाकी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, कॉलेज कह रहे सॉरी, स्कूल में एडमिशन ले लिया था। तो वहाँ मेरे पास किताबें आ गई थी 6 क्लास की, क्योंकि मैंने एडमिशन तो ले लिया। तो वो किताबें की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्लास 6 की साइंस की किताब, और काफी अच्छा था। मेरे को वो किताब में काफी इंटरेस्ट है। तो वो मेरा जर्नी का सबसे बड़ा स्टार्ट था, क्योंकि उसके पहले मैंने साइंस पढ़ा ही नहीं था। मैथ्स में इंटरेस्ट था, बट साइंस कभी पढ़ा नहीं। फिर मैं पढ़ता गया, मतलब काफी किताबें मैंने और पढ़ी क्लास 6 की, और क्लास 6 की खत्म की। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आगे पढ़ता हूँ, तो मैं 6 की और सारी कुछ किताबें ली, और फिर कुछ 7 की। तो इसे करने से फायदा ये हुआ कि मेरे, मतलब कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ गया मेरे को साइंस में। और इसमें टीचर का सपोर्ट इन्वॉल्व हुआ या आप खुद से ही पढ़ते गए? ऑनेस्टली बोले तो नहीं था उतना, क्योंकि होता क्या है कि जैसे स्कूल्स में होते क्या, टीचर एजुकेटेड होते हैं, क्वालिफाइड बहुत होते हैं, बट इशू ये होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे आपको हायर पढ़ने को। वो एफर्ट्स उनके थोड़े कम रहते हैं, मतलब बीइंग एग्जैक्टली सरकारी नौकरी वाला जो एफर्ट होता है थोड़ा सा कम, बट नॉलेजेबल बहुत होते हैं, बट एफर्ट उतने अच्छे नहीं देते। अच्छा, मतलब डाउट पूछो तो बता देते थे, उसमें कोई शक नहीं है, बट वो पुश नहीं करते थे कि आप आगे के पढ़ो। पर मैं बस पढ़ता रहता था बाकी जो आगे किताबें आउट ऑफ, मतलब मैंने कभी भी एफर्ट नहीं लगाया अपने से। वो अपने आप होता गया कि मैं किताबें पढ़ता गया, और काफी, मतलब मैं थोड़ा सा एक क्लास आगे की किताब पढ़ता गया। तो फिर मैंने क्या, बहुत सारे होते हैं, क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स होते हैं, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। मैंने सोचा कि जब पढ़ाई कर लिए तो थोड़ा एग्जाम भी देके देखते हैं। तो मैंने पहला एग्जाम दिया, वो मेरा बहुत अच्छा गया। अच्छा, ये एग्जाम के बारे में आपको यहाँ पर कोई बता रहा था? सीनियर्स मेरे सीनियर्स अच्छा, सीनियर्स आपको गाइड कर रहे थे। यस, वो उन्होंने कुछ एग्जाम दिए थे, तो उन्होंने बोला कि ये भी दे के देखो। और मेरे पापा काफी, मतलब एक्टिव है इस सब मामलों में, तो वो भी, उनको पता था एग्जामों के बारे में। तो मैंने एक एग्जाम दिया, मेरी काफी 23 आई थी इसमें पहले। तो मैं उसके बाद कोटा आया था एक वर्कशॉप के लिए। अच्छा, so, ये आपका क्लास 7th का है? क्लास 7th का है। मैंने एक वर्कशॉप, शायद 10 दिनों का वर्कशॉप था, उसके लिए आया था। मैंने यहाँ के, मेरे को पता चला कि मतलब अर्ली स्टार्ट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने काफी आगे का पढ़ के रखा था, और मैं भले एक क्लास भी आगे पढ़ा हूँ, बट मेरे को मैच करना बहुत मुश्किल था बाकी लोगों से। मतलब इसीलिए मेरे को अहमियत समझ में आया कि अर्ली स्टार्ट का क्या फायदा होता है वहाँ पे, क्योंकि लोग काफी आगे पढ़ के आए थे। मेरे क्लास के बच्चे काफी आगे पढ़ के आ गए थे, और
उससे मैंने वो देखा कि उनकी रैंक बहुत अच्छी आई, तो एक अलग ही मतलब फिर मेरे को लगा कि एक मतलब मोटिव बना के गया कि थोड़ा सा आगे का और पढ़ सकता हूँ मैं। मतलब जो मैं कर रहा हूँ गलत नहीं है, एक क्लास आगे पढ़ना ही चाहिए, मतलब एक कंपल्सरी टाइप से हो गया अगर आपको कुछ अच्छा बड़ा अचीव करना है तो उसके बाद मैं जब वापस गया तो मैंने वापस से ये जो पूरा जो चीज है वो मैंने कंटिन्यू रखी विद लॉट ऑफ मतलब और ज्यादा थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन आया कि भाई मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि उस तक मेरे को पता नहीं था ना हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना, क्योंकि टीचर सपोर्ट नहीं कर रहे थे उतना, और साथ ही साथ मेरे अगल बगल कोई भी दोस्त ऐसा कुछ नहीं करता था, वो अपने क्लास में पढ़ा करते थे, तो वहां से मेरे को फायदा किया और मैं ऐसे ही करता गया और ढेर सारे एग्जाम देते गया। फिर वो एग्जाम दिया तो मैं एक बार और फिर कोटा वापस वर्कशॉप ये ढेर सारे एग्जाम को ना एक्चुअली आहिल कई बच्चों को पता ही नहीं होता है। जैसे आपके फादर अवेयर थे, आप खुद में भी एंथू था, तो आप ढूंढ रहे थे, आप आगे पढ़ रहे थे। बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता, उसको पता होता है, उसको पढ़ लेता है, उसको क्लास 7 का समझ में आ गया पूरा, उसको लगता है मेरा काम हो गया, अब छोड़ो, अब तो मस्ती करते हैं, वो उस डायरेक्शन में चला जाता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती बहुत सारी चीज़ों की। तो तुम्हारे पास ये अवेयरनेस जो आ रही थी वो थ्रू फादर आ रही थी, और आप खुद के मोटिवेशन के थ्रू आप कुछ लोगों से जुड़ रहे थे, वहां से आ रही थी, राइट? तो इसके लिए बच्चों को तुम क्या गाइड करोगे कि यार अगर आपके पास नहीं है, आप बिहार में बहुत सारे बच्चे अपने बैठे हुए हैं जो आपके जैसे टैलेंटेड हैं, बट लैक ऑफ अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा है, राइट? तो वो कैसे अवेयर करें खुद को, वो कैसे इन सब चीजों के साथ जुड़े? सर देखिए ये बात थोड़ा सा अगर मतलब कुछ साल पहले पूछते तो थोड़ा इशू होता, पर आज के दिन में तो इंटरनेट बहुत ही ज्यादा वाइड है। ओलंपियाड वाला आपने लॉन्च कर दिया इसीलिए कि हाँ सर, तो हर किसी के पास इंटरनेट है, तो वो इजीली एक्सप्लोर कर सकता है। जैसे मान लीजिए उसको अगर पता चल गया कि ऐसे एग्जाम्स होते हैं और जो होते हैं वो इजीली बस एक सर्च करेगा कि कौन से एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि मेरे पापा ने ऐसे एग्जैक्टली सर्च किया था। उन्हें न्यूज़पेपर में कभी कभी आते थे, कुछ न्यूज़पेपर से देखते थे, वो कुछ ऑनलाइन भी देखा करते थे कि एक सर्च करते हैं कि कौन कौन से 7th क्लास के कौन कौन एग्जाम, आप बस गूगल पे सर्च करोगे तो इजीली सारे एग्जाम आ जाएंगे। और फिर थोड़ा सा आपको मतलब खुद एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतने कम एज में उतना ज्यादा मतलब कहते हैं कि वो नहीं होता, प्रचार नहीं होता, लाइक उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं होता इस सब एग्जामों का, खुद ही करना पड़ता है। वही सबसे बड़ा इशू है, और यही कारण है मेरे को लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था जो मैंने अपने 6, 7, 8 में मैंने फेस किया, क्योंकि मेरे पास 6 में भी एग्जाम मौजूद थे, मतलब बहुत सारे एग्जाम 6 में भी होते हैं, बट मैंने 6 में एक भी एग्जाम नहीं दिया, ओनली बिकॉज मेरे को पता नहीं। अच्छा, हम लोगों ने इसके लिए थोड़ा सा काम कर दिया बेटा, मैं तुमको अपडेट कर दूं। हम एक एकेडमिक कैलेंडर बना के भेज रहे हैं। क्लास 6 में आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, वो हमने पूरा एक कैलेंडर बनाया, और उसका कब एग्जाम डेट होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये ताकि बच्चों तक अवेयरनेस पहुंचे। ये तुम्हारा वाली प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हम काम कर रहे हैं। ये तो सर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लिटिल बता रहे हैं, अगर बहुत सारे बच्चे इसी के वजह से रह जाते हैं, क्योंकि सर सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, अगर सिर्फ पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रही है। तो एग्जाम आपको एटलीस्ट 1-2 देने पड़ते हैं ताकि आइडिया लगे कि क्या, क्योंकि सर आजकल बोर्ड्स का मतलब वो नहीं बचा कुछ भी कि आप बोर्ड्स का एग्जाम देके आप अपने को जज कर लो कि आपको कितनी आती है, आप कितना कहाँ स्टैंड करते हो। तो बेस्ट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, ज्यादा नहीं दो, आप 1-2 दे सकते हो, साल में 1 दे सकते हो, बट आपको आइडिया होता जाएगा तो आपका मोटिवेशन मिलेगा वो आगे का आप पढ़ने को। और ये मेरे को लगता है अगर आप अर्ली स्टार्ट करोगे ना तो बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आप जब बहुत थोड़ा लेट स्टार्ट करते हो ना तो मतलब ऐसा नहीं करे कि नहीं हो सकता, बट अलग ही वो फायदा मिलता है आपको अर्ली स्टार्ट करने का। अच्छा, तो 7th की जर्नी पे वापस आते हैं। अभी तुम बहुत तेजी में आगे भाग जाओगे क्योंकि तुम लोगों को आदत नहीं होती रुकने की, तेज चलने की आदत है, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। 7 से तुम 8th में आ गए, 7 में तुमने कोटा में आके वर्कशॉप की, वापस गए, मोटिवेटेड हो गए, तुमको लगा कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और अब मैं इस दिशा में और बढ़ता रहूंगा तो शायद कुछ अच्छा कर पाऊंगा अपने करियर में और अपने परिवार के लिए भी अच्छा काम हो पाएगा। तो 8th में जब तुम नवोदय वापस पहुंच गए तो वहां तुमने 9th का कुछ कंटेंट पढ़ना शुरू किया? यस सर, मैंने 8th में 9th का कंटेंट लगभग पूरा पढ़ा था। एनसीईआरटी, मतलब ऐसे मेरे पास और कुछ बुक्स थे नहीं ज्यादा, तो मैंने एनसीईआरटी और 1-2 और भी पब्लिकेशन की किताब आते हैं, जैसे एमटीए कुछ। इसमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है क्या कि बहुत सारा? मतलब सर ऐसे बहुत ज्यादा खर्चा तो नहीं, बट हाँ की तो है खर्चा, मतलब ऐसा तो किताब तो खरीदनी पड़ेगी आपको, किताब खरीदो तो बेसिक खर्चा तो करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि और कोशिश करने की नए किताब, क्योंकि होता क्या, जब आप नई किताब आपके पास होती है ना तो और मजा आता है पढ़ने में, पुरानी किताबें थोड़ी सी इंटरेस्ट गिरा देती हैं आपको। तो मैंने सारी नई किताबें खरीदी काफी, और मतलब हाँ खर्चा तो होता है इसमें, मतलब इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है एक तरह से। तो मतलब ये बैड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जरूरी है कि आप करें। बिल्कुल यस सर। तो उसके बाद मैंने जब 8th में वापस जब मैं सेकंड बार वर्कशॉप के लिए गया, तो मैंने उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था काफी, कोटा का जो मेरे को कुछ दोस्त ही बन गए थे कोटा के, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि 9th में तो कोटा आना है, क्योंकि होता क्या है स्कूल की स्टडी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं, अगल बगल आपके कॉम्पिटिटिव बच्चे नहीं है जो पढ़ रहे हैं साथ में, क्योंकि साथ में होता है क्या ना, अगर साथ में पढ़े 2-3 बच्चे ना तो आप काफी ज्यादा अच्छा कर पाते हो। तो उतने ज्यादा बच्चे हैं नहीं अगल बगल, टीचर भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव तो नहीं थे। तो मैंने फैसला कर लिया था 8th में ही कि मेरे को जाना तो है बाहर, कुछ कर नहीं सकते, मेरे को बाहर ही जाना है, कोटा में ही जाना है। मैंने किताब पढ़ने की आदत छूट गई,
बिकॉज यहाँ के टीचर्स ऐसे हैं कि सब कुछ पढ़ा देते हैं, तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैंने लिटरली मैंने 9th में 10th में कुछ किताब नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ प्रॉपर अब 9th की जर्नी को बस थोड़ा सा रुक जाओ, बहुत तेजी में आगे नहीं जाना है, थोड़ी सी बात बच्चों को समझना है, तुम्हारी जर्नी को समझना है कि 9th में जब तुम यहाँ कोटा आ गए तो तुमने किस एग्जाम को फोकस करना शुरू किया, मतलब किसको टारगेट लिया? अपने टीचर से पूछा, कुछ टीचर से डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा कि कुछ मतलब ओलंपियाड्स की तैयारी करो जो सच में वर्थ इट है। तो मैंने आईजीएसओ देखा, 9th में आईजीएसओ है, मेरे टीचर भी मेरे को सपोर्ट, क्योंकि कोटा में बहुत सपोर्टिव टीचर होते हैं, मतलब वो हर तरफ सपोर्ट करते हैं। तो मैंने आईजीएसओ का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो मैंने आईजीएसओ का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मैंने उसके लिए पढ़ाई की। और बात है कि थोड़ा सा कब शुरू की पढ़ाई? मैंने देख, मैं आया तो था अप्रैल में कोटा, बट मैंने स्टार्ट नहीं की थी, मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था आईजीएसओ की प्रिपरेशन, क्योंकि मेरे को पता नहीं था ना, मेरे को लगा कि मेरे को आईजीएसओ नहीं देना, मेरे को अपना बेसिक सा काम करना, मेरे को आइडिया नहीं था। मैंने अराउंड 1-1.5 महीना निकाल लिया ऐसे। सो आई थिंक मैं जून मान सकते हो, स्टार्टिंग ऑफ जून से मैंने दिल से स्टार्ट कर दी थी अपनी आईजीएसओ की प्रिपरेशन। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और अपने टीचर का पूरा सपोर्ट लेता गया। और फाइनली मैं तब काफी थोड़ा इशू आया, क्योंकि होता क्या है कि आईजीएसओ में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेवल, जितना मतलब एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा सा टफ जाना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा इसको डिटेल कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि एनएससीजीएस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें काफी लोग अपियर होना चाहते भी हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो पहला बेंचमार्क होता है जिससे बच्चा खुद को एक अच्छे लेवल पे जज कर पाता है, जहां पर एक अच्छा एक्सपोजर बच्चे को मिलता है। तो एनएससीजीएस के एग्जाम का पैटर्न और 9th क्लास का पैटर्न, कितना बड़ा गैप? बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, मतलब हाँ, मतलब बहुत ही बड़ा, मतलब एक इन्फिनिटी वर्ड होती है, फेमस है। तो बच्चे डर जाएंगे अभी तो जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब बट हो जाती है। मतलब वही बात है ना कि वही बात है कि वो लोग एनसीईआरटी ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग करते हैं बट हायर क्लासेस की, हमें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। बट भाई कि टीचर का बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे कहने मतलब ये कि आप अकेले अगर एनएससी से तैयारी करो ना, तो थोड़ी सी इशू आ सकती है। सो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है आप टीचर को जरूर, मतलब टीचर का सपोर्ट जरूर लो, क्योंकि होता क्या ना, 9th की भी चीजें आएंगी बट सब नहीं आएंगे, 10th की भी चीजें आएंगी बट सब नहीं आएंगे, ऐसे 11th 12th की भी कुछ चीजें आएंगी बट सब नहीं आएंगे। बट क्या आएंगे वो सिर्फ टीचर ही पता होता है। तो बेस्ट होता है, मेरे लिए तो मेरा वही कि मेरे को बहुत अच्छे टीचर मिल गए थे, जिसकी वजह से फायदा वही हुआ कि मेरे को कंटेंट ज्यादा नहीं मिले, उतने मिले जितने आने चाहिए। सो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है इसको, आपको ये इसलिए एनएससी टफ हो जाता है कि आप तैयारी खुद से नहीं कर पाओगे, मुश्किल होती है, क्योंकि वो एनसीईआरटी पूरा एनसीईआरटी प्रॉपर एनसीईआरटी होती ही नहीं है, वो होती भी तो हायर लेवल की होती है जो आपको पता नहीं। अब क्या करेंगे बच्चे कि अगर मान लो कि कोई बोल दो कि 11th क्या आती है तो पूरे 11th पढ़ लेंगे, उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरे 11th आती ही नहीं है, वो 11th के कुछ क्वेश्चन आते हैं। बहुत सही बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात। टीचर बता पाएंगे आपको कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत बढ़िया होगा कि आपको इन ओलंपियाड्स के लिए कोई भी, मतलब नॉट नेसेसरी आप ऑफलाइन नहीं है, आप ऑनलाइन भी कुछ कर सकते हैं, अब डिपेंड करता है आपके हिसाब से। बट एक टीचर का जरूर मतलब एक सपोर्ट होना चाहिए कि वो बताएं आपको क्या करना चाहिए, उससे फायदा होगा। तो मेरे को टीचर अच्छे मिल गया, तो इसकी वजह से मैंने मेरी प्रिपरेशन हो गई और अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी मेरी। और ठीक है, मेरा स्टेज 1 भी हो गया था और लाइक स्टेज 2 फिर मैंने दिया। तो एनएससीजीएस लेवल 1 क्वालीफाई कर लिया पहले अटेम्प्ट में, जून से प्रिपरेशन शुरू की थी, नवंबर में एग्जाम हुआ था और यू वर एबल टू क्रैक, राइट, विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। यस, राइट, बहुत बढ़िया। तो मतलब ऐसा नहीं था कि रॉकेट साइंस था कुछ, बिल्कुल 4 महीने में अचीव किया जा सकता है। हाँ, मतलब और तुम्हारी बेसिक बुक स्टडी ही थी क्लास 8 तक, मतलब बिफोर। हाँ, यस, एग्जैक्टली, यही मैं बोल रहा था कि मेरी स्टडी हायर थी नहीं। मैं कोटा, मतलब कोटा में थोड़ा सा कल्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट मेरी स्टडी बिल्कुल बेसिक थी। एनसीईआरटी 9th मैंने 8th में 9th एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी थी, इतना है, मैंने 9th की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली थी। तो उससे फायदा बहुत हुआ, बेसिक क्लियर था, मतलब जब टीचर समझाते थे कुछ ना तो समझ में आ जाती थी। ये फायदा, मतलब 10th का अगर कोई बच्चा हो आहिल, तो उसके लिए तो एनएससीजीएस थोड़ा और इजी हो जाना चाहिए। क्या एग्जैक्टली होती है सर, इजी, बस एज वाला गेम ना हो जाए तो 10th का इजी। एग्जैक्टली, मेरे साथ यही इशू था ना, मेरा 8th और 9th में एलिजिबल था, 10th में नहीं था। अगर 10th में होता तो फायदा हो जाता था, मतलब और स्टेजेस क्लियर हो सकते थे। तो मतलब फाइनली तुम 2 स्टेज तो क्लियर कर ही लिए थे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और विद द एफर्ट ऑफ 4 मंथ ओनली। तो यस, दिस इज पॉसिबल। आप सब लोग समझ लो, आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हुआ है, और ये कोई बहुत टैलेंटेड नहीं थे मतलब बहुत तैयारी नहीं की थी इन्होंने, तैयारी उस समय शुरू की थी। टैलेंटेड तो बच्चा पढ़ के ही बनता, मेहनत से ही बना। आज जो भी है इतना टैलेंटेड है वो अपनी मेहनत से है। टैलेंटेड का मतलब मेरा ये था कि नॉलेजेबल नहीं थे उतने ज़्यादा, कि पहले से ही उनको नॉलेज बहुत सारी थी, या क्लास 6 से या 8 से प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन थी, बट अच्छा उन्होंने काम किया। अच्छा, इस दौरान जब तुम 9th में आ गए, निकल गया, तो ये जर्नी हमेशा अपलिफ्टेड रही कि कभी ऐसा हुआ कि यार अब गिरने, ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है चीजें इस दौरान? सर बुरा लगा था मेरे को जब मेरे स्टेज 2 मतलब स्टेज 3 क्वालिफाई नहीं कर पाया था आईजीएसओ में, और वहाँ मेरे को बुरा लगा था।
वो थोड़ा सा डिप था मेरे लिए। बाकी अगर जर्नी देखें ना तो मेरी अप ही रही है। थोड़ा सा देखिए एग्जाम जब होते हैं आपके इंटरनल टेस्ट तो वो तो अप डाउन होता रहता है। मेरे को मतलब थोड़ा सा इशू बीच में भी हुआ था, थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, बट मैं क्या टीचर के कॉन्टेक्ट सपोर्ट में था। कॉन्टेक्ट मतलब कांस्टेंट, मतलब बिल्कुल लगातार टीचर से रेगुलर में इंटरेक्ट करता था, तो मेरे को कभी इस बार में बीच में कभी इशू नहीं आई। बट हाँ, जब मेरा स्टेज 3 नहीं हो पाया, मतलब स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हुआ था, बट कुछ कर नहीं सकते थे अब, क्योंकि अब मेरे को आगे बढ़ना था। तो मैंने वापस से फिर 10th के लिए अपने जो चीजें मैं कर तो सकता था 10th में तो मैंने एनएससीजीएस के लिए तो थे नहीं। नहीं 10th में मैंने एनएसएस के लिए कुछ मतलब तो नहीं फिर था। 10th में क्या लिया तुमने, किसकी तैयारी करी? हाँ, सो हुआ क्या कि 10th में जब मैं 9th 10th में आया तो मेरे पास ऑप्शंस थे कुछ, क्योंकि मेरे वापस वही मैंने टीचर से बात की कि सर क्या क्या ले सकते हैं 10th में, क्या कर सकते हैं, मेरे कुछ करना है, ऐसे खाली टाइम वेस्ट तो नहीं करना 10th में। तो मैं काफी है, तो मेरे को जब मैं एनएससी से प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा था। एक अलग सा मतलब होता है ना, कोई सब्जेक्ट के लिए सॉफ्ट हार्ट हो जाता है, तो मेरे को फिजिक्स में हो रहा था। और सर ने बोला कि तू ओलंपियाड ले सकता है, कुछ भी मैथ्स का ओलंपियाड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के भी ओलंपियाड्स होते हैं जो 10th में दे सकते हो। मुश्किल होती है बट एटलीस्ट प्रिपरेशन करके आप अपना बेस्ट दे सकते हो। तो मैंने सोचा कि चलते हैं फिजिक्स ओलंपियाड करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो है ही। तो मैंने फिजिक्स ओलंपियाड, इसी कारण से मैंने फिजिक्स ओलंपियाड स्टार्ट की। बट वापस अगेन मेरे को ये बात का रिलेशन हुआ अराउंड, मान के चले कि अगेन वही मई से जून में मेरे को, क्योंकि हुआ क्या था कि मैं थोड़ा सा बीच में आराम ले रहा था, क्योंकि मैंने काफी प्रिपरेशन की थी स्टेज 2 के लिए आईजीएसओ में। तो मैं सोचा थोड़ा सा आराम करते हैं 1-1.5 महीना। तो मैंने 1-1.5 महीना ज्यादा कुछ किया नहीं। तो 1-1.5 महीने बाद मैंने अराउंड मई में स्टार्ट किया अपनी फिजिक्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन। और वहां से फिर मैंने आप टीचर थे मतलब अभी अपन को आगे बढ़ना है। हाँ सर। हाँ, तो फिर टीचर्स के हेल्प से तुमने एनएसईपी की प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो हाँ, एनएसईपी की प्रिपरेशन शुरू कर दी। मतलब अगेन फिर वापस वही बात है कि टीचर अगेन मेरे को अच्छे मिल गए काफी। थोड़ा सा ये था 10th में मेरे को बहुत सारे टीचर मिल गए। मेरे को मतलब फिजिक्स अराउंड जाते मेरे को याद है 5 to 6 टीचर ने पढ़ाया था। दिक्कत होता क्या है कि बहुत थोड़ा सा वाइड सिलेबस होता है आईजीएसओ का, एनईसीपी का, तो आपको बहुत चीजें पढ़नी होती है। तो हुआ क्या था कि अपने पास थोड़ा टाइम कम था, तो मैंने बहुत सारे टीचर से इसलिए मदद मांगा था कि सर आप भी थोड़ा पढ़ा दो, कुछ आप भी पढ़ा दो। तो मैंने ऐसे कर करके मेहनत थोड़ा सा खुद पे फाइट मारी, और मैंने ऐसे करते करते मैंने फिर स्टेज 1 के लिए प्रिपरेशन अपना ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा सा इसको रोकूंगा कि ये जो वर्ड आप सुन रहे हो ना, फाइट मारी, कि जब आपको पढ़ना होता है ना तो आपको पता होता है कि यार मुझे तैयारी करनी है। कई सारे टीचर्स, जरूरी कुछ बोल रहा है कि 5 से 6 टीचर्स उसने एक एनएसईपी की तैयारी की, क्योंकि उस मोमेंट पर कई टीचर्स हम लोग बिजी हो जाते थे, बहुत सारी और भी एसोसिएशंस होते थे, तो बहुत सारा टाइम इंगेज नहीं हो पाता था। तो किसी वीक में हमने टाइम निकाला होगा तो किसी ने कभी और। तो इस तरीके से एक प्रिपरेशन, एक ग्राफ बना। इतना होने के बाद भी आप जब परफॉर्म करने के लिए एकदम बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेते हो तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ जाते हो। तो आहिल, हाँ ठीक, आहिल ने अपनी तरफ से एफर्ट डाले कि मुझे पढ़ा दो सर प्लीज, मुझे पढ़ना है, राइट। तो ये एक जो एंथू है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही आपको सक्सेस दिलाता है। और इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि कोटा में आने के क्या फायदे हैं, इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अच्छा, जो मेरा जो फाइट है ना, वो असल में मेरा अकेला का नहीं था। लगभग मेरे साथ 5 लोग और कर रहे थे फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी। इन सबका कलेक्टिव था। हम 5 साथ में कर रहे थे, आपस में बातें शेयर कर रहे थे, डाउट क्लियर कर रहे थे एक दूसरे का। तो ये जो है ना, मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट। अभी आपके 5 का गैंग भी हम लेकर आएंगे पूरा। एक बार हम पूरे गैंग को आपको इकट्ठा करते हैं वापस से। वो गैंग तो मुझे अच्छे से याद है। वो जो थी, वो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर में अगेन जब आप टीचर बहुत सारे चेंज करते हैं तो इशू बहुत आती है। एक टीचर से रहते हो, जैसे मेरे आईजीएसओ में ही था, मेरे एक ही टीचर थे, मतलब फिक्स टीचर थे कि ये इतने टीचर होंगे। तो ये मेरे को बहुत फायदा किया था। तो ये फायदे होते हैं जब आप एक ग्रुप में पढ़ते हो जिसमें सारे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे भी नहीं बोले बट इंथू में होना चाहिए सब में, कि हाँ मेरे कुछ जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं अच्छे से करूँ, दिल लगा के करूँ। तो मेरे जो जितने भी दोस्त थे, जो 4-5 थे, वो सब ने बहुत ही अच्छा, मतलब बिल्कुल दिल से मेहनत की थी। और हम अपन साथ में जहाँ भी क्लासेस करते साथ में किया करते थे, डिस्कशन साथ में हुआ करता था, और बिल्कुल मतलब साथ में किए, और मैक्सिमम सिलेक्शन भी था अपने में से। और तो वहाँ मेरे को काफी फायदा कर गया, और इसीलिए मतलब मैं इसको बहुत बड़ा मानता हूँ कारण, जिसकी वजह से मेरा स्टेज 1 निकला बहुत मेरे साथ। तो आपने एनएसईपी का एग्जाम दिया, वो कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस है वो बताओ। सो एग्जाम मजा तो काफी आया था, क्योंकि हुआ क्या था कि मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छे आ गए थे, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था। क्योंकि हुआ क्या था ना, अब बहुत थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है एनईसीपी का, क्योंकि आप 11th-12th कवर कर रहे हो। तो होता क्या है कि मैंने ऑर्गेनाइज मैनर में कभी नहीं, मैंने क्या किया कि हमने क्या किया कि जो टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए वो सबसे लास्ट पढ़ा। जैसे एग्जांपल देता हूं, आरबीडी को अगर आपको होता है कि वो पहले पढ़ना चाहिए, हमने सबसे लास्ट, अपना सबसे लास्ट टॉपिक था आरबीडी। तो
ऐसे बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, हमें आरबीडी पता नहीं और अपन रोटेशन का सवाल कर रहे हैं मैनिटीज में। तो ऐसे जो चीजें होती है ना, ऐसा ये अपने साथ इशू था, तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था उतना कि मेरी इतनी अच्छी आ सकती है। बट हुआ क्या कि मैंने जब ये था कि मैंने तैयारी अच्छी की थी, बस कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी थी। बट ये हुआ कि मेरे मतलब हो गया, मतलब एग्जाम में काफी मजा आया। कई बार ऐसा लगता था ना, मतलब इतनी एफर्ट्स डाल रहे हो, चीजें भी उस रिदम में नहीं आई, अपने आप में कई बार लगता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बट एक चीज आपका हुआ, आपको लगा कि यार मैं सेलेक्शन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरुषोत्तम भी थोड़े से कम रह गए थे क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई थी शायद, मुझे जो याद है। आपके अच्छे उठ गए थे, जो मुझे सही याद है ना? मेरे को अच्छे से याद नहीं है, मतलब लगभग बराबर ही आए थे, मतलब शायद उसके थोड़े से ज्यादा ही आए थे, मतलब पुरुषोत्तम भी ज्यादा आए थे कि अच्छा, तो किसका किसी एक का कम हुआ था? हाँ यस सर, किसी एक का कम हुआ था, मेरे को याद नहीं है। मोहनदीप का, अच्छा अभी इसको डिस्कस करेंगे, मतलब हाँ सर 3 साल हो गए, हाँ मुझे भी ऐसी याद है, कुछ एक्सपेक्टेशन अलग थी, कुछ रिजल्ट अलग आया था। खैर, लेकिन एक जो ये पॉइंट होता है ना, कईयों के साथ हो रहा होता है यार, मतलब एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि क्योंकि तुम अभी उस एज से निकल रहे हो, और कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं यार, कोई पहले आया कोई बाद में आया, किसी की सीक्वेंसिंग प्रॉपर नहीं है। तो यार इस जगह पर करना क्या होता है? कई बच्चे छोड़ देते हैं ना यार चीज़ें, यार हमारे पास हो रहा है, हमको टीचर प्रॉपर नहीं मिल पाया सर, 4 टीचर चेंज हो गया, मजा ही नहीं आ रहा। अब बच्चा तो इसका लेके ऐसा इशू बना लेता है कि अब गलती टीचर की हो गई। उसको ये कैसे रियलाइज हो कि यार तुम्हारा करियर है, तुम्हें संभालना पड़ेगा, छोटी मोटी ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाती हैं, बस तुम मेहनत करो, या ऐसा क्या होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा कहना है कि ऐसे मौके पे जो सबसे ज्यादा मदद जिनकी लेनी चाहिए वो पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स से रेगुलर टच में रहना चाहिए और उनको अपना जो इशू है वो बताना चाहिए कि देखिए पापा ये हुआ, मेरे साथ ये हो रहा है, टीचर चेंज हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। सो वो मतलब एक मोटिवेशन दे सकते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ये हर बार इशू आता है। जैसे अपने भी साथ भी बहुत सारे इशू है, मैंने कोचिंग भी चेंज की तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आए थे। बट वही होता है कि पापा हमेशा मेरे को सपोर्ट करते थे, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि मेरे को कभी से डीमोटिवेशन लगता है कि हाँ भाई मेरे को सपोर्ट करने के लिए हमेशा कोई ना कोई खड़ा हुआ है। होता क्या, मैं काफी बच्चों को जानता हूँ, अपने पेरेंट्स से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहते नहीं, वो अपने आप अकेले मतलब एक लोन वुल्फ की तरह चलते हैं। तो वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इशू है। अगर आप अपने पेरेंट्स से रेगुलर कांटेक्ट में रहोगे और आप इशू बताते रहोगे क्या इशू आ रही है, मेरे को क्या इशू आ रही है, फिर क्या मतलब मेरे को मोटिवेशन में इशू है, तो वो पापा पक्का, मतलब पेरेंट्स मतलब पापा कहने का मतलब है कि वो कंफर्म आपको सपोर्ट करेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपने से आप बहुत बार नहीं कर पाते। बहुत बार होता है कि आप स्टक हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता क्या करें, और मोटिवेशन थोड़ी कम पड़ जाती है। तो ऐसे मौके पे बेस्ट होगा अपने घर वालों से बात करो, और वो पक्का कोई ना कोई सोल्यूशन भी बताएंगे, और मोस्टली वो कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी देंगे जो आपको आगे जर्नी के लिए जब काम आए। जैसे हमेशा होता क्या था, जब मेरे एग्जाम में नंबर कम आते थे, मैं पापा से बात करता था और अराउंड 1 घंटे में बात करता था। उसके बाद फिर वापस मेरा मोटिवेशन वापस हो जाता था, वापस मैं अगले दिन से वापस सेम पावर के साथ में वापस प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स सबसे बेस्ट होंगे, क्योंकि और आप कुछ नहीं कर पाओगे, अकेले आप नहीं मोटिवेशन को बहुत बार झेल। उसके लिए फिर होना क्या, बहुत ज्यादा मोटिवेशन होना चाहिए डे 1 से कि मेरे को तो करना ही है जो मेरे को चाहिए। और जो आजकल बहुतों में नहीं होता, ऐसा नहीं है, मतलब हाँ ऐसा भी नहीं कि अपने पास ही बहुत ज्यादा मोटिवेशन था, इनफाइनाइट बहुत ज्यादा। बट हाँ, आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन लेना होता है। टीचर नहीं, बहुत बार मेरे टीचर मदद किए, बहुत बार पेरेंट्स की मदद की, तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। यही है। तो आहिर, अच्छा एक बात होता है, कभी तुमको ऐसा लगा कि NSEP का आप आगे बढ़े, इसके बाद तो आपने 11th और 12th की तैयारी की, तो ये NSEP की प्रिपरेशन, NSE JS की प्रिपरेशन आपकी 11th 12th और JEE की जर्नी में क्या हेल्प कर की, और किस तरीके से हेल्प हुआ? ऐसा हुआ कि NSE JS का जो प्रिपरेशन है ना, वो मेरे को कुछ आइडिया नहीं थी, वो आगे काम आएगा नहीं आएगा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। मैंने बस वो कर दिया बिकॉज मेरे को सबसे बेस्ट लगा कि 9th में वो कर सकता हूँ। तो आपने मैथमेटिक्स, एक छोटा सा क्वेश्चन आ रह गया, NSE JS और मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2 ऑप्शन थे अपने पास, आपने NSE JS चूज किया, मैथ्स नहीं चूज किया। ऑब्वियसली 4 महीने में एक ही चीज तैयार हो सकती है, तो NSE JS क्यों, मैथ्स क्यों नहीं? आपका इंटरेस्ट मैथ में था? मतलब हुआ क्या कि जैसे मैथ्स में होता क्या है कि सर कि मैथ्स में जो मैंने अपना रेगुलर जो मैथ्स में मैंने पढ़ा है, उससे बिल्कुल ही हट के मैथ्स जो RMO होती है वो बिल्कुल हट के होती है। और उसका इशू ये होता है ना कि वो मैथ्स होता है कि सब कुछ देता है। अगर आप मैथ्स का RMO का देखो तो क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे देते हैं। तो जबकि IGS ना सिर्फ आप अभी दे सकते हो। तो मेरे पास ऑप्शन थे, पर मेरे को लगा यार ये चीज तो मैं 10th में भी दे सकता हूँ, 11th में भी दे सकता हूँ, तो अभी वो टाइम वेस्ट कर क्यों? अभी जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी जो इकलौता इसी साल के लिए है, उसको एक्सप्लोर किया जाए ना। दैट्स व्हाई मैंने NSE JS चुना, क्योंकि मैंने 10th में फिर RMO भी दिया। मैंने 10th में मतलब फिर प्री RMO होता है, मैंने वो भी दिया। यस, तो प्री RMO क्वालीफाई हुआ? हाँ सर, प्री RMO तो हो गया था। RMO
आरएमओ नहीं हुआ, आरएमओ लैग तो हुआ ही नहीं था प्रिपरेशन। आरएमओ लाइक प्रिपरेशन ही नहीं हो पाई थी, प्री आरएमओ की हो गई थी, वो क्वालिफाई कर दिया था। अच्छा, आरएमओ बस, हाँ। प्री आरएमओ क्लियर करने के लिए कितना लगता है एफर्ट्स? मतलब तुम एनएसईपी की तैयारी कर रहे थे, बहुत एफर्ट्स उधर भी थे, प्री आरएमओ की तैयारी भी, मतलब प्री आरएमओ भी तुमने लगभग एनएसईजीएस के बाद शुरू ही कर दिया था, तो मतलब क्या लगा, कितना एफर्ट रिक्वायर्ड होता है या किस तरफ ज्यादा एफर्ट्स दिए? मैंने तो अनडाउटफुली एनएससीएस को बहुत ज्यादा एफर्ट, सॉरी एनएससीपी को ज्यादा एफर्ट दिया था, बहुत ज्यादा। बिकॉज अगेन इसका लॉजिक यही था कि मेरे को पता चल गया था कि ये जो एनएससीपी का जो मैं कर रहा हूँ, जितना एफर्ट डालूंगा मेरे को फ्यूचर में मदद करेगा, क्योंकि मेरे को पता था सिलेबस एग्जैक्टली सेम होती है जेई की और एनएससीपी की, इसलिए मेरे को लगा था कि ये करना सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि मेरे एक दो दोस्त हैं, वो 10th में ही अपने जेई स्टार्ट कर दिए थे। तो मेरे को लगा कि लोग मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग कर रहे हैं, सो मतलब ऐसा कि 10th में पहले आया हूँ, थोड़ा सा पहले स्टार्ट करना चाहिए जेई की जर्नी, क्योंकि आरएमओ करने से जेई नहीं होता, बिल्कुल ही अलग सिलेबस है आरएमओ की और जेई की। तो मैंने इसीलिए मैंने मेन फोकस अपना एनएससीपी पे रखा था कि मेरे को जेई में मदद करे। और मैं आरएमओ की बात करूँ, प्री आरएमओ की, तो मतलब मैं मतलब साथ साथ में कर रहा था। बट हाँ, प्री आरएमओ के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। पहली बात कि थोड़ा सा अलग हो जाता है वो रेगुलर मैथ्स से, तो इसीलिए होता क्या कि अगर आप ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा प्री आरएमओ के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट तो नहीं लगानी पड़ेगी, बट हाँ ये होगा कि आपके लिए बिल्कुल नई मैथ्स होगी। तो वो डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे लेते हो। आपके जैसी जो अपनी पढ़ाई जैसे मैथ्स में की थी वैसी मैथ्स नहीं आएगी, थोड़ी अलग मैथ आएगी। तो अगर वो डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी वो उसको ग्रैस्प कर पाते हो, क्योंकि होता है बहुत सारे लोग करते क्या है कि वो समझ नहीं पाते मैथ्स को, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप थोड़ा सा पहले मतलब आप आई थिंक 5 महीने भी दोगे प्रिपरेशन को, तो आराम से प्री आरएमओ हो जाएगा, कोई ऐसे बहुत बड़ा इशू नहीं। क्योंकि प्री आरएमओ में ऐसे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन बनने लायक आते हैं, और सिलेक्शन के लिए बहुत ही कम, मतलब ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए होंगे आपको, बहुत ही एक मिनिमल। हाँ, अब बहुत ज्यादा मार्क्स लाने वो अलग बात है, बट सिलेक्शन के लिए ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए होंगे, बहुत बेसिक सा हो जाता है और हो जाएगा। 4-5 महीने अगर प्रिपरेशन करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो मतलब लेकिन यहाँ पे मैथ्स लवर ना तुमको कहेंगे कि यार क्या बात कर रहे हो, मैथ्स तुम आईओक्यूएम को बिल्कुल एकदम खत्म कर रहे हो। देखो मैं थोड़ा आईओक्यूएम की बड़ाई भी कर देता हूँ, इसने इतनी सारी बुराई कर दी आईओक्यूएम की। देखो आईओक्यूएम से तुमको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड तो मिल ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है। एग्जाम का पैटर्न, ज्योमेट्री का इन्वॉल्वमेंट और नंबर थ्योरी का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा जेई के सिलेबस से अलग चला जाता है, क्योंकि जेई में इतना ज्योमेट्री इन्वॉल्व नहीं होती है। ये एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट रहता है कई लोगों के साथ, बट हाँ उससे आपको कुछ अप्रोचेस मिल जाती हैं सॉल्व करने के लिए कई अलग अलग जगहों पे भी, तो वो उसका एडवांटेज भी रहता है। और जो मैथ लवर्स हैं, जिनको आईएसआई, सीएमआई और कुछ मैथ्स में बहुत अच्छा सोचते हैं, उनके लिए तो ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा एग्जाम है उसमें। वैसे एक बात ऐड करना चाहूंगा, मतलब मैं बात करूँ प्री आरएमओ जो पहले हुआ करता था, अब आईओक्यूएम में थोड़ा सा चेंज हो गया, अब थोड़ा सा जेई वापस आ गया बेटा वापस आ गया। अच्छा, वापस प्री आरएमओ हो गया क्या? हाँ, अच्छा, अब आईओक्यूएम इज नॉट प्री आरएमओ, मतलब लास्ट 2 साल तक रहा, जो आप बोल रहे हो वो लास्ट ईयर तक था, 2022 तक था। क्योंकि 12th में पुरुषोत्तम राजस्थान में वन ऑफ द रैंक लाया था आईओक्यूएम में। हाँ, यस। तो वही बात है, जेई की तैयारी करके ला दिया था, तो मैं वही करता। आईओक्यूएम में थोड़ा सा जेई डाल रहे हैं, बट प्री आरएमओ में ये बिल्कुल सही बोल रहा है, एप्टीट्यूड तो आ जाती है मैथ्स में, क्योंकि सबसे बेस्ट एग्जांपल है सौमित्र, इसकी उसने आरएमओ की तैयारी की थी और उसकी मैथ्स भी बहुत अच्छी थी। सो ये मतलब साथ में चलता है, पैटर्न चेंज हो जाते हैं, बट ये फायदा सब तो होता है। ये इनका गैंग है जिसकी बात कर रहे हैं, पुरुषोत्तम, मोहनदीप, विराट था और सौमित्र, तो और 5वें आहिल थे। ये 5 लोगों का एक गैंग था जो जगह जगह तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी तैयारी करके इन्होंने अपनी बहुत अच्छी रैंक सिक्योर की है, और मेरी कोशिश रहेगी मैं सबसे आपको मिलवा पाऊँ। तो पहले तो आहिल है जिनसे हम मुलाकात कर रहे हैं। तो आहिल, 11th 12th की जर्नी शुरू हो गई, पढ़ाई चालू हो गई, एनएसईपी और आईओक्यूएम की जो स्टेजेस थी वो क्लियर हुई, मतलब प्री आरएमओ का क्लियर हुआ, और इसके बाद आईएनपीएचओ का जो पेपर था वो कैसा लगा, क्या उसका एक्सपीरियंसेस थे? हाँ, अगेन मतलब मैंने अगेन जैसे जिस तरह मैंने आईजीएस में स्टेज 2 की तैयारी की थी, एग्जैक्टली सेम वही, बहुत ज्यादा मतलब मैंने पूरा टाइम लगाया था, पूरा एकदम पावर लगाया था मैंने स्टेज 2 के लिए। बट वही होता है कि स्टेज 2 में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सब्जेक्टिव एटीट्यूड भी चाहिए कि किस तरह आप लिख रहे हो, और थोड़ा टफ भी क्वेश्चन आते हैं। बट हाँ, मेरा फायदा ये हुआ था ना कि मैंने उस तैयारी के दौरान अपना, जो मैंने आपको बताया था ना, मेरा ऑर्गेनाइज नहीं था, मैंने बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी नहीं की थी, और राइटिंग भी बहुत खराब थी, ये भी बताओ। हाँ सर, तो उसकी वजह से हुआ क्या, खराब तो थी राइटिंग, क्योंकि अब तो बोर्ड तो ज्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो हुआ क्या कि मैंने ये जो सेकंड से था आईपीएच, उसकी तैयारी, आईएनपीएच उसकी तैयारी के लिए मैंने जो वापस जो मेरे जो थोड़े से जो ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं था फिजिक्स, मैंने वो ऑर्गेनाइज किया। 2 महीने मिले थे अपन को, मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करना चालू किया, शीट बनाए, ऐसे करते शीट बनाई, चैप्टर वाइज गया, चैप्टर फॉलो होता है उसके वाइज जाते जाते मैंने ऑर्गेनाइज किया। तो जब मैं उल्टा था, जब मैं फिजिक्स ओलंपियाड देने गया था सेकंड शिफ्ट का, तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी थी, बट सिलेक्शन नहीं हुआ।
जैसे स्टेज 1 में क्या हुआ था कि कॉन्फिडेंस नहीं बट सिलेक्शन हो गया था, तो उसका पर हाँ ये है कि स्टेज 1 से ज्यादा मेरे को स्टेज 2 फायदा किया था मेरे आगे की जर्नी के लिए जो फिजिक्स का था, क्योंकि मैंने पूरा अपना फिजिक्स को ऑर्गेनाइज मैनर में कवर कर लिया था, प्रॉपर नोट्स बन गए थे मेरे, मैंने काफी क्वेश्चंस लगा ली थी, तो वो मेरे को ज्यादा फायदा किया था। तो INPHO के साथ ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना सर, होता क्या है कि बहुत सारे एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं होगे ना तो आप इजी पेपर को भी नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस जब होता है तो जब ऑर्गेनाइज आप होते हो तो कॉन्फिडेंस आता है तो आप जो क्वेश्चन नहीं बन पाता है ना उस पर भी आप फाइट डालते हैं और वो फिर बनने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बहुत फायदा होता है और यही इसलिए जेईई में ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको अगर डायरेक्ट आप 12th पढ़ना चालू करते हो तो थोड़ा इसलिए दिक्कत आती है, क्योंकि आप 11th पढ़ोगे फिर 12th पढ़ोगे तो लिटरली बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा आपके पूरे प्रिपरेशन। तो अब 11th-12th की जर्नी की तरफ आते हैं। 11th-12th की जर्नी शुरू की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अब तीनों खुल चुके थे। पहले 10th में, अच्छा एक थोड़ा सा पॉइंट, 10th का बोर्ड और सेकंड स्टेज की प्रिपरेशन यार दोनों एक साथ ही थे ऑलमोस्ट, अगर याद करा जाए तो लगभग जनवरी में शायद अपना सेकंड स्टेज के लिए जा रहे थे और उसके बाद बोर्ड आने वाला था, तो थोड़ा सा चिंता भी थी कि अब बोर्ड के एक ही तरफ घुसे जा रहे हैं तो बोर्ड डैमेज ना हो जाए। उस समय क्या थॉट्स थे और कैसे सोचा गया? ऑनेस्टली तो चिंता नहीं थी मेरे को बोर्ड इतना ऑनेस्ट नहीं होना होता है। अच्छा ये सोच लिया था कि हाँ मतलब मेरे को ये फैसला था कि बोर्ड्स का मेरे को पहले समझ में आ गया था बोर्ड्स ऐसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बोर्ड्स की मेरे को चिंता थी नहीं कभी, और मैंने इसीलिए बोर्ड्स का 1% भी नहीं पढ़ाई की थी ओलंपियाड तक, सेकंड स्टेज तक। सेकंड स्टेज खत्म हुआ जनवरी, मिड जनवरी में था सेकंड स्टेज। हाँ, उसके बाद मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मतलब 2 महीने? हाँ 2 महीने भी नहीं सर, एटलीस्ट 1 महीने में। काफी बेइज्जती हुई बोर्ड की, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ एक महीने मैंने स्टार्ट किया, मतलब ऐसे मेरे को था कि मेरे को ज्यादा नंबर लाने भी नहीं थे और मेरी बस बहुत ज्यादा आए भी नहीं थी, अराउंड 90% ही आए थे। तो ओह माय गॉड, इससे ज्यादा की डेफिनेशन भी तुम खराब कर रहे हो कुछ लोगों के लिए। तो मतलब कहने का मतलब होता क्या ना, जैसे अब सोचिए ना कि अगर कोई कोटा जाके पढ़ाई करता है तो एक मतलब परसेप्शन सा बन जाता है यार कोटा जाके आप बोर्ड्स में इतने कम ला रहे हो, मतलब रिलेटिव बोर्ड्स में, तो ये इशू हो जाती है। तो उसके हिसाब से क्योंकि मेरे बाकी जो अगल बगल जो दोस्त थे उनकी ठीक आई थी बोर्ड में 94, 95, 97 ऐसे, और तुम 90 पे लटक गए थे। मेरा वो क्या हिंदी थोड़ा कमजोर था और तो उसके वजह से मेरा पूरा फंस गया था हिंदी की वजह से। अभी इंग्लिश कैसा चल रहा है? मतलब बॉम्बे में जाके आईटी बॉम्बे के अंदर सब अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं? नहीं सर, मतलब कंस्टेंट नहीं है, पर इंग्लिश बोलोगे तो कोई बोलेगा नहीं, मतलब ऐसा कोई कंस्टेंट नहीं है। अच्छा, मतलब होता क्या है कि अपने में हम लोग हिंदी में बात करते हैं, बट इन जनरल क्या होता है बहुत सारे यहाँ साउथ में लड़कियों के सामने किस में बात होती है बताओ? नहीं हिंदी में बात करते हैं, मतलब डिपेंड करता है किस तरह। जैसे होता है कि बहुत सारी लड़कियां मतलब जैसे अब कुछ काम होगा तो आपसे अप्रोच करते हैं इंग्लिश में, तो फिर इंग्लिश में बोल देते हैं। अब और लेट्स से अगर दोस्ती हैं तो वो हिंदी में बातचीत चलता रहता है, तो उससे कोई कंस्टेंट ही नहीं। इसका भी सीरियस जवाब दोगे? जिसका ये बच्चा बहुत सीरियस है, ये हर एक का सीरियस जवाब देता है। तो लेट्स मूव ऑन टू 11th क्योंकि ये सिर्फ सीरियस टॉक करने वाला है, तो हम मूव करते हैं 11th-12th की तरफ। तो 11th और 12th में आहिल जो तुम्हारी ये जर्नी थी, 10th को तुमने 1 महीने में निपटा दिया, NSEP का सेकंड स्टेज INPHO की तैयारी तुमने ढंग से की, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, बट तैयारी की। इसका एडवांटेज तुमको 11th और 12th में किस तरीके से मिला, उसको जल्दी समराइज करो। हाँ सर, तो इसका मतलब फायदा बहुत ही ज्यादा हुआ, बहुत ही ज्यादा। मतलब समझिए वन ऑफ द बेस्ट मेरा जो डिसीजन था वो यही था कि मैंने 9th-10th में फिजिक्स ओलंपियाड किया था। फायदा ये होता है ना कि आपको एक तो चीजें बहुत इजीली समझ में आती है। जब आपको टीचर पढ़ाएंगे ना जेईई में, तो इतनी इजीली समझ में आएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो फिजिक्स। मतलब क्लास में सब कुछ समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा टाइम निकालोगे, बस आप होमवर्क इजीली कर लो, टाइम ही नहीं लगेगा। मतलब मेरे फिजिक्स के होमवर्क विद इन मतलब मान के चलिए हाफ एन आवर और 45 मिनट में मेरे पूरे फिजिक्स के होमवर्क हो जाते थे, क्योंकि टाइम नहीं लगता था, आप सब कंप्लीट है आपकी, तो इतना फास्ट होता था। और क्लियर सेकंड बार जब पढ़ते हो ना तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो आपका एक तो लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा था फिजिक्स में, और ऊपर से आपका टाइम कम लग रहा था, तो आप बाकी जगह टाइम दे पा रहे थे। तो होता क्या था कि मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी, वीक इन द सेंस इसलिए थी कि मतलब मजा नहीं आता था उतना। सो इसके लिए मैंने हुआ क्या कि मैंने केमिस्ट्री पे फोकस बढ़ाया 11th में। हालांकि 11th में नहीं बोलूंगा कि मैंने, क्योंकि 11th में कोविड था, तो मैंने ऐसे बहुत ज्यादा फोकस तो किसी पे नहीं किया था। तो बट हाँ, मैंने ये था कि फिजिक्स जल्दी होने की वजह से जो कुछ टाइम बचता था वो टाइम में ज्यादा इन्वेस्ट कर पाता था मैथ्स और केमिस्ट्री, और ये फायदा बहुत होगा, ये गारंटी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और इसका से होता क्या था कि आप कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। जब आपका कोई एक सब्जेक्ट आपके हाथ में होता है ना, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर लोगे, तो आप लगता है यार ये 2 सब्जेक्ट भी कर लेते हैं ना, ये 2 सब्जेक्ट तो करना है, बस ये 2 सब्जेक्ट कर लेंगे तो मेरा तो बहुत अच्छा जाएगा जेईई में। तो अगर तीनों आपके ऐसे मिड में होते हैं ना, तो आपको लगता है यार मेरे तो सब खराब है।
तो ये बहुत फ़ायदा करता है अगर आप कोई एक सब्जेक्ट आपके हाथ में हो। और यही मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जेईई के प्रिपरेशन में, क्योंकि मेरी फिजिक्स लिटरली हाथ में थी, मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं था। एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आते थे मेरे इंटरनल टेस्ट में, तो मेरे को ज़्यादा इशू नहीं मजा था, आता कभी था। टेंशन नहीं हुआ। और उसके बाद हाँ, तो मज़ा आता था, तो और मैं ज़्यादा पढ़ने लगा। फिर मैंने फाइनली आगे बढ़ा, मतलब फिर 10th के बाद 12th में गया। तो 12th में जाने के बाद हाँ, फिर कोविड की वजह से हुआ क्या कि मैं नहीं दे पाया ओलंपियाड, बिकॉज़ उतना मतलब जैसे एक तो पहले तो 12th में होता क्या था, कोविड में हुआ क्या था कि एक तो वहाँ पे मिक्स पहुँच अप नहीं हो गया, पाया, मतलब आईओक्यूपी हो गया था। हाँ, एग्ज़ैक्टली वही। और वो भी था ना, ट्रैवलिंग में थोड़ा इश्यू था, तो उसकी वजह से भी कुछ इश्यू आ गई थी। तो मैंने फिर हाँ, तो वो उसके बाद मैं आगे बढ़ा। फिर हुआ क्या कि मैंने जैसे 12th जब आया, तो 12th में थोड़ा-सा क्या बोलूँ, मेरे को कोविड हो गया था जब मैं कोटा गया था। तो अराउंड मैं 10 डेज़ प्रॉपर वो कहते हैं प्रॉपर क्वारंटाइन, मतलब मेरे पास कुछ बुक्स भी नहीं थी, कुछ पढ़ने को नहीं था लिटरली। मतलब मैं ऑब्वियसली कौन ही पढ़ेगा जब कोविड हुआ होगा। तो मैंने 10 दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, क्लासेस भी छूटे थे। उसके बाद मेरे को कुछ पोस्ट कोविड सिम्पटम भी देखे थे। तो मेरे मान चलिए कि 1 डेढ़ महीना मेरा थोड़ा-सा बिज़ी गया था, मतलब बिज़ी मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाया। बट अगेन यही फिजिक्स है जो मेरे को आगे मदद की, क्योंकि अगर आपका वो होता क्या है कि मेरा फिजिक्स छूटा ही नहीं, क्योंकि मेरा फिजिक्स पहले से क्लियर थी। तो मेरी ये जो 1.5 महीना फिजिक्स छूटी नहीं, तो कायदे सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री छूटी। वो मेंटेन करना रिलेटिवली ईज़ी हो गया। अगर मेरी फिजिक्स भी छूटती, तो मेरे को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लूज़ होता कि यार मेरी तीनों सब्जेक्ट बची। मतलब जबकि अगर आपकी कोविड का और पोस्ट कोविड सिम्टम दोनों होने के बाद भी बिकॉज एक सब्जेक्ट रेडी था तो दो को कवर करना आसान हो गया और इजीली आसान तुमने सारी चीजें कवर करके मतलब रेडी हो पाए चीजों को लेके। और 11th में ओलंपियाड कोई दिए नहीं, 12th में ओलंपियाड कोई दिए नहीं बिकॉज ऑफ द कोविड्स एंड ऑल द सिचुएशंस ऐसी थी कि कोविड किसी तरीके से कोई ओलंपियाड दे पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, राइट? और दूसरी बात है सर, मतलब जेईई के लिए बहुत ज़्यादा फोकस थे ना, कुछ भी चीज़ों में, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था। प्रॉपर हम लोग अपन जेईई फोकस थे, प्रॉपर मतलब कुछ और सोचना ही नहीं था। तो 11 12th में तुम्हारा ये रहता है कि मतलब ज्यादा जेई फोकस रहो, एग्जैक्टली लेस ओलंपियाड। अच्छा, ओलंपियाड हाँ, की मतलब तैयारी करने का तुम्हारे हिसाब से सबसे आइडियल तरीका है 9th और 10th? नहीं सर, 10th में 11th में जा सकते हो, बट डिपेंड करता है आप कितना कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है ना कि जब ओलंपियाड की तैयारी करोगे, तो होता क्या, थोड़ा-सा आपको अलग हटना पड़ेगा, अगर आपको ऊपर स्टेज जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेज 1 और 2 ये लेवल अभी अपने लिए बताओ बेटा, आप हाँ, अपने लिए बताओ कि फिजिक्स का अगर आप देते 11th में, मतलब एक आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है, एक फ्रेश स्टार्ट का पर्सपेक्टिव हो सकता है। आपने 10th में पढ़ा था, फिजिक्स ओलंपियाड दिया, किसी का हो सकता है एनएसईपी का लेवल 1 क्वालिफाई होता, किसी का एनएसईपी का लेवल 1 क्वालिफाई नहीं हो पाता, राइट? ऐसा बच्चा जिसने फिजिक्स ओलंपियाड 10th में तैयार किया, उसको 11th में देना चाहिए? बिल्कुल। अगर मतलब डिपेंड करेगा कि मतलब ऐसे डिपेंड करेगा सर आप पे कि आपको कितना इंटरेस्ट है उसमें। क्योंकि मेरे को ऐसे ओलंपियाड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं आगे की प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा ओलंपियाड के, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए आगे की प्रिपरेशन के लिए। इसलिए मैंने एक तरह से मतलब मैंने प्योर जेईई सेंट्रिक लिखा था। अगर आपको इंटरेस्ट है, जो बहुत लोगों को होता है कि मेरे को फिजिक्स में करना है, कुछ आगे करना है, तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं। क्योंकि ऐसा सिलेबस सेम ही होता है ना सर, वो बस एक्स्ट्रा एफर्ट मांगते हैं जेईई के अलावा, पर सिलेबस लेवल सेम होते हैं, इसलिए वो मतलब कुल मिला के आपको थोड़ा डिसिसिव हो जाना चाहिए। हाँ। कई बच्चों को हमने देखा है, हमारा ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा है, तो आपके पहले भी कोई बच्चे ऐसे थे जिनको हमने 11th 12th में बहुत पुश किया ओलंपियाड में, तो उनका ओलंपियाड तो क्लियर हो गया और उनसे हम उम्मीद कर रहे थे कि जेईई में रैंक बहुत अच्छी आएगी, वो रैंक थोड़ी फिसल गई नीचे की तरफ काफी। एग्जैक्टली तो मतलब ऐसा हो जाता है कई बच्चों के साथ, तो ये आप शायद बताओ। बहुत कम बच्चे हैं जो दोनों मेंटेन कर पाते हैं, और जेईई भी और ओलंपियाड में भी कुछ अच्छा कर पाए। इसलिए मैंने रिस्क लिया ही नहीं। मेरे को लगा, मेरे तो प्रॉपर जेईई था, 9 से ही मेरे को जेईई का ही सोचा था मैंने, तो इसलिए मैंने रिस्क लिया ही नहीं। तो अच्छा, अगर ओलंपियाड क्लियर कर लेते तो उससे फायदा क्या होता, ये भी थोड़ा बताओ। एक तो सर फायदा ये होता है कि अगर 10th में आप 10th की बात कर रहे हैं आप क्या? नहीं, मैं 11th में अगर क्लियर कर लेते तो आप क्या फॉरेन यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहे थे? हाँ, बट उसके लिए फिर आपको आगे स्टेज जाना पड़ेगा, मतलब स्टेज 1 2 से कुछ नहीं होगा, आपको और आगे जाने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको थोड़ा सा आगे स्टेज, जैसे लेट से मेडल्स, एग्जैक्टली मेडल्स के अगर मेडल्स लाओगे, तो फिर आराम से आपको कोई भी तो नहीं बोलेंगे, बट बाहर की यूनिवर्सिटी अच्छे से मिल सकती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में अपने आईटी बॉम्बे का एक हमारी क्लास का ही लड़का है, उसकी अभी MIT में हो गई, तो उसकी मेडल्स हैं ओलंपियाड्स, तो उसका वो फायदा होगा। तो मेडल्स आने से फायदे होते हैं, बट वही है कि डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी। अगर आपको लिटरली बहुत लोग होता है मेडल लाना है, मेरे को तो बाहर जाना है, तो वो आप बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हो। जिसको जेईई करना है तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लेता है। मतलब ये एक बहुत वाइज डिसीजन होता है दोनों बच्चों के बीच में कि आप, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट मैनेज करने हैं और एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा एफर्ट देना है।
तो जब एक को बहुत ज़्यादा एफर्ट दोगे तो बाकी 2 सब्जेक्ट थोड़े से परेशान हो सकते हैं, जिसके चक्कर में आपकी जेईई रैंक खराब हो सकती है। तो इट इज़ रियली हार्ड टू मैनेज ऑल अलोंग। इससे बेहतर होता है कि आप किसी एक को चूज़ कर लें ताकि रिस्क फैक्टर कम रहता है। बाकी हर बच्चे की अपनी एक गणित है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किया है, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि कोई नहीं कर सकता है। तो सबका अपना एक टैलेंट है, उसके हिसाब से आप। अच्छा आहिल, आपने इतना सब कुछ अचीव किया, कभी ऐसा लगा कि यार गॉड गिफ्टेड हो तुम? मतलब नहीं सर, क्योंकि इसका कारण ये था कि मेरे को मैथ्स क्लास में समझ में नहीं आती थी। हाँ, समझ में नहीं आती थी। मतलब गॉड गिफ्ट होने का मतलब मेहनत करके ही पाया गया है सब चीजें। एग्जैक्टली सर, अगर सच में कुछ होता तो लिटरली मेरे को मैथ समझ में आ जाता, क्योंकि मेरे को सच में मैथ समझ में नहीं आई। मेरे को खुद से अलग से फाइट मारना ही पड़ता था। तो इसलिए लगता था कि भाई दिमाग तो उतना तेज नहीं है, अगर होता तो मैथ समझ में आती ना क्लास में। फिजिक्स तो चलो इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखा है, क्या पता अगर मैंने पहले नहीं पढ़ा होता तो फिजिक्स समझ में नहीं आती। तो ये मतलब इशू रहता है। देयर इज नथिंग लाइक गॉड गिफ्टेड, ऐसा माना जा सकता है। हाँ, मतलब रैंक को अचीव करना, क्लियर्स करना, आईआईटी बॉम्बे के अंदर सीएसई पढ़ना और अच्छा एक वर्कआउट करने के लिए आपको एक अपनी मेहनत और अपना जुनून थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बाकी ये जो भगवान ने भेजा है, अच्छा सा भेजा है, इस भेजे को डेवलप करना है, डेवलप करते करते डेवलप हो जाता है। शायद आप अगर 9th-10th में मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ रहे होते तो शायद मैथ्स भी अच्छी हो जाती। बोल रहे हैं, अगर 9th में अगर मैथ्स अच्छे पढ़ते तो मैथ्स अच्छी होती, पर हाँ वही फिजिक्स सोचते फिर खराब हो जाती। तो वो वही बात है ना, वो थोड़ा सा इसलिए यही तो फायदा होता है अर्ली स्टार्ट के। अगर मैंने किसी तरह मान लीजिए कोई बच्चा अगर मैथ्स भी कर ले और फिजिक्स भी कर ले, तो मतलब चैलेंज दे रहे हैं कि जब वो क्लास में जाए, जब 11th में पढ़ेगा ना, उसको मैथ्स इतनी अच्छी समझ आएगी क्लास में। और आप जब क्लास में समझ जाते हो ना, तो फिर आपको घर में टाइम कम लगता है, तो आप प्रैक्टिस ज्यादा कर पाते हो, आप और चीजें ज्यादा कर पाते हो, तो आपका समझ वो लेवल बढ़ता है। फिर मैथ अपना क्या था कि अपन को मैथ ज्यादा समझ आते नहीं थे क्लास में। तो अच्छा 11th-12th में जैसे कोविड हो गया, बहुत सारी चीजें हुई, डिप आया, कभी लगा कि यार जेईई में बहुत अच्छी रैंक नहीं आ पाएगी? कभी लगा, ऐसा फील आया था कभी? मतलब हाँ, बीच में जैसे जब मैंने 12th जब मेरा कोविड खत्म हुआ था, मतलब जब मेरा कोविड हो गया था, उसके बाद जब 1.5 महीने 2 महीने हुए थे, तो मेरे इंटरनल टेस्ट में काफी ज्यादा खराब नंबर आया करते, जितने मेरे मतलब जितना मैं ला सकता था। तो उस वक्त थोड़ा सा लगा था कि मेरे रैंक खराब हो सकती है जेईई में। मतलब काफी लोगों से भी सुना था उस वक्त, क्या जेईई काफी लोगों का हुआ था पिछले साल, तो मैंने काफी लोगों से सुना था कि इसका अच्छी रैंक लाता था वो इंटरनल टेस्ट में, बट फाइनल में बहुत खराब आया। तो वो भी थोड़ा डर देता था कि अपने साथ ना हो जाए। बट वही है कि मोटिवेशन था मेरे अंदर, और दूसरे मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था इंटरेस्ट था। मेरे को फिजिक्स पढ़ने में मजा आता था, मेरे को मैथ्स भले समझ में ना आए, बट मेरे को वापस मैथ जब क्वेश्चन में प्रैक्टिस करता था तो मेरे को काफी मजा आता था। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, वो आपको अल्टीमेटली कहीं ले जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इंटरेस्ट को फॉलो करो, क्योंकि जब इंटरेस्ट फॉलो करोगे ना, तो मोटिवेशन भी डीप होगा ना, तो फिर वो आपको फायदा कर जाएगा वहां ले जाने में। अगर सिर्फ मतलब यही, अगर मान लीजिए कि मेरे को बायो में इंटरेस्ट नहीं होती और मैं ले लेता, तो वो फिर हो सकता था कि मेरे को मन ही नहीं करता। तो अच्छा, कभी ऐसा सोचा भी था क्या, जैसे एनएससी जैसे तुम बायो पढ़ रहे थे, मैथ्स नहीं पढ़ रहे थे, तो कभी ऐसा लगा कि अब यार 3 सब्जेक्ट तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अच्छा उस समय तो एनएससी में मैथ्स भी आती थोड़ी थोड़ी, तो हाँ मैथ्स भी आती थी ना? हाँ, तो बायो, तो कभी ऐसा लगा कि बायो तो पढ़ ही रहे हैं यार, नीट की तैयारी कर लेते हैं? हाँ सर, असल में वही बात है ना कि बायो मजबूरी में पढ़ रहे थे। तो मतलब आउट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं पढ़ रहा था ना सर, मजबूरी था। क्योंकि मेरे को मैथ्स एडजस्ट तो करना था, फिजिक्स से मजा आ रहा था, मैथ्स से मजा आ रहा था, और मतलब इन 2 सब्जेक्ट में मजा काफी ज्यादा आ रहा था, जो मेरे को बहुत बचपन से ही मजा है कि थोड़ा सा साइंस ये फिजिक्स टाइप में, तो ये दोनों मजा आ रहा था। तो मैं सोच रहा कर लेता हूँ, साथ में मेरे को थोड़ा सा केमिस्ट्री भी करना पड़ा, तो मेरे को तो वही है। पर हाँ, ये कि मेरे को टीचर अच्छे मिल गए थे, तो मेरे को कहीं बायो में दिक्कत नहीं आया। ये इशू, ये अच्छी बात है कि मेरे को टीचर अच्छे मिल गए थे, तो दिक्कत नहीं आया। सेम केमिस्ट्री के साथ था, तो इसलिए बहुत अच्छा होता है अगर आपको टीचर अच्छे मिल जाते हैं। बट हाँ, वो है कि अगर मान लीजिए किसी और नहीं मिले, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर कभी आपको लग रहा है कि ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही, उतनी अच्छी नहीं बैठ पा रही, तो फिर आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको अपने लिए ही काम करना है। मतलब टीचर को दोष दे दोगे, वो काम हो जाएगा, लेकिन वहां से आपका करियर इंप्रूव नहीं होगा। करियर इंप्रूव तभी होगा जब आप उस पर फोकस करोगे, राइट? तो रादर देन कि किसी पे ब्लेम करो, खुद एफर्ट्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो, ये इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब और दूसरी बात, टीचर जैसे मैक्सिमम टीचर जो है कोटा में वो अच्छे हैं, और वो रिलेटिव हो जाता है कि आपको ये टीचर, कोई बच्चा अच्छा बोल रहा है, कोई खराब बोल रहा है, तो उस पर डिपेंड कर जाता है। तो इसलिए टीचर जरूरी नहीं कि हर बार खराब ही हो, एक बार मतलब खुद एफर्ट मार के देखो। अगर एफर्ट मार के भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप फिर सोच सकते हो इस बारे में कि टीचर आप खराब पढ़ा रहे हैं, बट पहले तो खुद एफर्ट मारना ही होगा। और मेरे साथ हमेशा ये होता कि मैथ्स मेरे को दिक्कत आती थी मैथ्स में, तो मेरे को लगता था टीचर खराब है क्या। फिर मैंने मैथ्स में खुद एफर्ट एक्स्ट्रा डाला, तो फिर मतलब लास्ट तक मेरे को फिर मैथ भी समझ में आने लगी। फिर मेरे को लगा कि नहीं, टीचर नहीं थे, मैंने कभी एफर्ट डाला ही नहीं। अगर आप क्लास के जो पढ़ाई हुआ है वो घर आके रिवीजन अच्छे से नहीं करोगे, तो दिक्कत आएगी कि क्लास में।
इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप टीचर पे थोड़ा ब्लेम डाल ही नहीं सकते। तो वही इशू होता है कि अगर आप दिक्कत थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है टीचर पे, तो बस एक बार खुद एफर्ट मार के देखो। मतलब ये अगर उम्मीद करना आहिल कि क्लास हो गई है, क्लास के बाद घर आएंगे तो सब कुछ बिना पढ़े याद हो जाएगा, प्रैक्टिस बिल्कुल। नहीं करेंगे, सब कुछ दिमाग में रहेगा, क्या ऐसा उम्मीद करना सही है? बिल्कुल नहीं सर, खास करके वो सब्जेक्ट था जो आपका थोड़ा सा भी इशू दे रहा हो। जैसे मेरा, आप कह सकते हैं मेरे लिए फिजिक्स में ऐसा हुआ था, मैं फिजिक्स में रिवीजन नहीं करता था। मेरे को वही मैं बता रहा था ना सर आपको कि मैं क्लास में जो पढ़ते थे ना, वो 100% दिमाग में हो जाता था, 100%। और वो आपका रिवीजन टाइप हो जाता मजबूत सब्जेक्ट हो चुका था। था। एग्जैक्टली वही बात है। बट मैथ्स में मेरे को नहीं आता था। बट मैथ्स में मैंने स्टार्टिंग में ज्यादा एफर्ट नहीं डाले। मैंने कहा कि चलो ठीक है, घर पे आके होमवर्क करने लगता था। होमवर्क भी होते नहीं थे, जितने उतने होते थे उतने में जाके अगले क्लास में फिर बैठ जाता था। अगले क्लास फिर दिक्कत। ऐसे करते करते मैं थोड़ा सा लेट समझ में आया कि यार एफर्ट डालने पड़ेंगे। फिर मैं रिवीजन करता था, रेगुलर शॉर्ट नोट्स बनाया करता था मैथ्स का। और क्या बनाते थे, क्या बनाते डाला थे, क्या बनाते थे? शॉर्ट नोट्स होता क्या है शॉर्ट कि नोट्स, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखना होता है मैथ। मैंने बाकियों में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, मैंने मैथ्स में बनाया। कारण मैथ्स में शॉर्ट नोट किस चीज के होते थे? अप्रोच के? फॉर्मूले अप्रोच। अच्छा, जैसे okay. कोई, हाँ, वो फिजिक्स में तो आप शॉर्ट नोट ज्यादा नहीं बना पाओगे क्योंकि उसमें तो कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं। बट मैथ्स में होता क्या है कि बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, अप्रोचेस होते हैं बहुत सारे। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए और लिटरली बहुत फायदा मिला। शॉर्ट नोट्स बनाया तो काफी कॉन्फिडेंस मिला। और काफी उसके वजह से मैंने सब चालू की ना और रेगुलर रहना, तो फिर मेरे को टीचर का सारा चीज समझ में आने लगा। लिटरली मतलब 80% समझ में आने लगा उसके बाद, जब मैंने सब चालू किया। शॉर्ट नोट्स बनाना, रिवीजन करना, एक रेगुलर होमवर्क कंप्लीट करके जाना, तो वो मेरे को फायदा किया। और जिसमें आपको कोई जो सब्जेक्ट में कोई इशू है ना, उसमें एफर्ट डालना ही पड़ेगा। जैसे मैंने पर्सनली मैथ्स में एफर्ट डाला था, दैट्स व्हाई मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था, क्योंकि मैथ्स में मेरे को दिक्कत आ रही थी। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था ताकि इशू ना आए मेरे को। आगे क्लास में जब बैठूं तो मेरे को पूरा रिवीजन रहे, और रिवीजन ना रहे, दिक्कत आए, तो बस क्या करना, शॉर्ट नोट निकालना है। 2 पेज का शॉर्ट नोट था, बस एक बार पढ़ लेना है, वो आपका हो गया क्लियर। फिर आपको आगे का समझ में आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक फायदा, ये मैंने अप्रोच अपनाया था 12th। चलो बहुत बढ़िया। तो अब जल्दी से तो आईआईटी में कैसा लग रहा है अभी? क्या लग रहा है 4 साल बाद कहाँ पहुंचना है, और आईआईटी बॉम्बे का माहौल कैसा है? माहौल तो बहुत ऐसा, गर्मी भी बहुत है यहाँ पे। बट हाँ, यहाँ पर ये फायदा, आईआईटी बॉम्बे में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत हैं, इतने सारे लोग। आप मतलब इतने वैरायटी के लोग हैं ना, हर तरफ के, मतलब अलग अलग जगह के हैं ना, तो मतलब बहुत मजा आता है इंटरेक्शन करने में, क्योंकि इतने सारे लोग हैं हर तरफ, हर जगह के लोग अपने अपनी बातें लाते हैं और शेयर करते हैं। तो मतलब ये बहुत फायदा, बहुत मजा आता है। तो ये है। बाकी तो सही है कि बॉम्बे शहर है, बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाके वाले शहर है, मतलब ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है। बहुत सही। लेकिन एक वो जो था ना कि बस 12वीं पढ़ना है, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बिल्कुल वो सही है, गलत है? बिल्कुल नहीं सर, मतलब वो टेंशन की बात नहीं। वो यहाँ आने के 10 दिन बाद ही समझ में आ जाएगा। वो ऐसे बहुत बड़ा इशू की बात नहीं यहाँ पर, क्योंकि आते आते प्रॉफ पहले ओरिएंटेशन में यही बोलेंगे कि देखो ये जो तुमने सुना है बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि असल में सही बताए तो उल्टा है सर। यहाँ पर होता क्या है ना, जब आप यहाँ आओगे तो आप कोई भी ब्रांच से आ जाओ अगर आईआईटी बॉम्बे में, तो आपको अपॉर्चुनिटीज लगभग सेम मिलती है। आपके पास कंपनी आएंगी, आप अप्रोच कर सकते हो कंपनी में। अब आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, कोई भी चीज, कोई भी कंपनी या कहीं भी जाओगे, स्किल्स होनी चाहिए। तो अगर आप लेट्स से कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइट मार दिया, आप जेईई में उतना फाइट नहीं मार पाए, कोई रीजन होगा, बट यहाँ बहुत फाइट मार लिए तो फायदा कर जाएगा। तो उल्टा है यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा तो मतलब ऐसे जेईई में होता क्या ना सर कि आप बहुत सारा सिलेबस बहुत कम टाइम में कवर करने की कोशिश करते हो, इसलिए वो हेक्टिक हो जाता है। यहाँ फायदे ये है ना, यहाँ आपको 4 महीने छुट्टी मिलती है। अच्छा। जेईई में तो मैंने 1 साल तो घर ही नहीं गया। यहाँ माने चले कि यहाँ आप 6 महीने में 2-3 बार अच्छे से प्रॉपर घर घूम के आ जाओ। मतलब यहाँ 3.5 महीने की एक सेमेस्टर होती है, फिर 2-3 महीने छुट्टी होती है, तो हेक्टिक कम होता है। बस ये पढ़ना तो पड़ता ही, अभी आगे और पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू आहिल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और आपका ये पूरा जो वर्कआउट है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बच्चों को जो आपकी तरह हैं, नवोदय में पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा सोच पा रहे हैं, उनको लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इस हेल्प को उस लेवल तक पहुंचाया जाए जहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं सभी लोग, वहां तक हमारा सिस्टम पहुंचे और लोगों को हेल्प आउट करे। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन आहिल। बाय बाय, टेक केयर।